क्लासेस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 इंग्लिश विस्तास का एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर द एनिमी स्टार्ट करने लगे हैं। ये स्टोरी हमें सिखाएगी कि जब ड्यूटी और ह्यूमैनिटी आमने सामने हो तो एक इंसान क्या चुनता है। इस चैप्टर के ऑथर से मिलते हैं पर्ल एस बक। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और इनका बचपन चाइना में बीता था। इनकी स्टोरीज में अक्सर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ और डिफरेंट कल्चर्स का मेल देखने को मिलता है। स्टोरी सेट है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापान में। हम मिलते हैं डॉक्टर सदाओ होकी से, जिनका घर जापानीज कोस्ट पर यानी कि समुद्र के किनारे पर एक पथरीले किनारे पर बना हुआ था। ये बचपन से ही इसी समुद्र के पास बड़े हुए हैं। सदाओ का जो फादर एक बहुत ही ट्रेडिशनल और सीरियस मैन थे। उनका एक ही सपना था, सदाओ की एजुकेशन। उनका मानना था कि एजुकेशन ही जापान के फ्यूचर की चाबी है, इसलिए उन्होंने सदाओ की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया। अपने फादर का विज़न पूरा करने के लिए सदाओ 22 साल की एज में अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने 8 साल तक सर्जरी और मेडिसिन की गहरी पढ़ाई की ताकि वो एक काबिल डॉक्टर बन सके। 30 की एज में सदाओ वापस लौटे, सिर्फ एक सर्जन बनकर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट बनकर भी। वो एक ऐसी डिस्कवरी पर काम कर रहे थे जिससे वुंड्स को पूरी तरह क्लीन किया जा सके। अब वो जापान के सबसे काबिल डॉक्टर्स में से एक थे। बाकी डॉक्टर को वो पर सोल्जर्स के साथ भेजा गया था, पर सदाओ को जापान में ही रोका गया। इसके दो रीजंस थे, पहला उनकी साइंटिफिक रिसर्च और दूसरा ओल्ड जर्नल टाकिमा की हेल्थ, जिन्होंने सिर्फ सदाओ पर ही ट्रस्ट किया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक धुंध भरी शाम को डॉक्टर सदाओ खड़े थे। तभी उन्होंने समंदर के पास कुछ डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि समंदर में भारी मिस्ट यानी कि धुंध निकल रही थी। उस धुंध के बीच उन्होंने देखा कि एक आदमी घुटनों के बल चल रहा है। अचानक मुंह के बल गिर गया। उन्हें लगा शायद कोई फिशरमैन है। हाना, जो सदाओ की वाइफ है और उसे अमेरिका में मिली थी, वो भी वहीं मौजूद थी। दोनों ने ट्रेडिशनल तरीके से जापान में शादी की थी और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब वो आदमी उनके पास गए तब उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह जख्मी था। उसके बैग पर एक पुराना गन शॉट था जो लहरों की वजह से फिर से खुल गया था। वो दर्द से तड़प रहा था। सदाओ ने उसका चेहरा देखा और वो एक वाइट मैन यानी कि अमेरिकन था। यूएस नेवी की कैप देखकर कंफर्म हो गया कि वो दुश्मन है। अब सवाल ये था, क्या इसे दुश्मन बनाकर मार दिया जाए या इंसान मांगकर बचाए। दोस्तों, ये एक पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द कन्फ्लिक्टिविटी। सदाओ एक पैट्रियट यानी कि देशभक्त भी है और एक डॉक्टर भी है। एक पैट्रियट के नाते उन्हें सोल्जर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पर एक डॉक्टर के नाते उन्हें उनकी जान बचा देनी चाहिए। अपने दिल की सुनते सदाओ और अहाना उस सोल्जर को घर में ले आते हैं और फिर उनके सदाओ को उनके फादर के रूम में सुला देते हैं। वो इतना कमज़ोर था कि उसे शरीर बहुत हल्का लग रहा था। घर के सर्वेंट इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। गार्डनर, कुक और यमी यानी कि नैनी, सबका मानना था कि दुश्मन की हेल्प करना मास्टर की देशभक्ति पर सवाल उठाता है। घर में तनाव यानी कि टेंशन बहुत बढ़ गया था। सदाओ ने डिसाइड किया कि ऑपरेशन करके बुलेट निकालनी ही पड़ेगी। जब नैनी ने पेशेंट को साफ करने से मना कर दिया तो हाना ने खुद उसे वॉश किया। हाना ने हिम्मत दिखाई और सदाओ का साथ दिया। हाना ने जब कभी ऑपरेशन नहीं देखा था। जब सदाओ ने कट लगाया और खून निकलने लगा तो हाना को वोमिटिंग होने लगी। वो बाहर गई पर फिर भी वापस आई ताकि एनेस्थेटिक दे सके। सदाओ के हाथ बिल्कुल मशीन की तरह एक्सपर्ट थे। वो ऑपरेशन करते वक्त इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने सोल्जर को माय फ्रेंड बुला दिया। उनके लिए वो दुश्मन नहीं, सिर्फ एक पेशेंट था जिसकी जान बचानी थी। काफ़ी मेहनत के बाद सदाओ ने बुलेट निकाल ली। बुलेट किडनी के बहुत पास थी पर लकीली पेशेंट बच गया। सदाओ ने धीरे से कहा, ही विल लिव। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब शुरू होता है क्राइसिस। सोल्जर को होश आने लगा। जैसे सोल्जर को होश आया, हाना उससे कंफर्ट करती है, लेकिन घर के सर्वेंट अब बगावत यानी कि रिवोल्ट पर उतर आए हैं। ऑपरेशन के 7वें दिन दो चीज़ें हुई। पहले, सारे सर्वेंट ने एक साथ घर छोड़ के चले गए। उन्हें लगता था कि मास्टर दुश्मन से मिले हुए हैं। उसी दिन दोपहर में एक मैसेंजर आया। हाना को लगा पुलिस आ गई है और वो डर के कांपने लगी। उसे लगा कि उनका सीक्रेट पकड़ा गया, लेकिन मैसेंजर सिर्फ जनरल का बुलावा लाया था। सदाओ जनरल के पास भी जाता है और उन्हें सब सच बताता है। जनरल सेल्फिश था। उसे डर लगा कि सदाओ अरेस्ट हो गया तो उसका ऑपरेशन कौन करेगा, इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया।
जनरल ने कहा कि वो अपने प्राइवेट असेंसेस भेजकर सोल्जर को मरवा देगा। सदाओ का बस कमरे की खिड़की खुली रखनी थी। अगले 3 रातों तक सदाओ सो नहीं पाया। हर आहट पर उसे लगा कि कातिल आ गए। पार्ट 4 द स्केप। जब 3 दिन तक कोई नहीं आया तो सदाओ समझ गया कि जनरल अपना वादा भूल गया है। अब सदाओ ने खुद एक डिफरेंट सॉल्यूशन निकाला। सदाओ ने दुश्मन को मारने के बजाय उसे भगाने का प्लान बनाया। ये देखता है कि उनकी ह्यूमैनिटी है तो दुश्मनी से ऊपर थी। उन्होंने अपनी बोट तैयार की। उन्होंने सोल्जर को खाना, पानी, फ्लैशलाइट और जापानीज कपड़े दिए। उसे कहा कि आइलैंड पार किए कर जाए और वहाँ से कोरियन बोट का वेट करे। उन्होंने सिग्नल सिस्टम भी समझाया, अगर खाना ख़त्म हो जाए तो 2 फ्लैशेस देना। सोल्जर ने सदाओ का हाथ मिलाया और शुक्रिया अदा किया। वो दुश्मन था पर इस वक्त वो सिर्फ एक शुक्रगुजार इंसान था। रात को अंधेरे में वो सेफ निकल गया। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया ये है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड और ह्यूमैनिटी एक डॉक्टर का किसी भी बॉर्डर या दुश्मनी से बड़ा होता है। मॉरल यही है कि दुश्मन भी पहले एक इंसान है। स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि हमेशा सिर्फ नफरत पहले नहीं आती, पर कंपैशन और काइंडनेस है जो पूरी दुनिया को जोड़ सकती है। सदाओ ने वही किया जो उनके सोल ने उन्हें करने को कहा। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वाई डिड सदाओ हेल्प द एनिमी। इसका आंसर है उनके मेडिकल एथिक्स और ह्यूमैनिटी। उनके लिए एक पेशेंट की जान बचाना उनकी पहली प्रायोरिटी थी। जो दूसरा PYQ जो रेगुलर बेसिस पे पूछा जाता है वो है, जनरल ने सदाओ को अरेस्ट क्यों नहीं किया। इसका सिंपल आंसर है जनरल का सेल्फ इंटरेस्ट। उन्हें पता था कि सिर्फ सदाओ ही उसे सर्जरी से बचा सकते हैं और कोई नहीं। थैंक यू। तो ये चैप्टर था द एनिमी। आई होप आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।